भोजपुरी में एक कहावत है कि बकरा की माई कबले खैर मनाई, आज ना तकाल बकरवा तो छौंकल जाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट से आजकल लगातार एक के बाद एक नया और पुराने वाले से ज्यादा तगड़ा धमाका हो रहा है। अभी मोदी सरकार के सील बंद लिफाफे को चीफ जस्टिस द्वारा लौटाने वाले फटके की आवाज लोग सुन ही रहे थे कि एक और बहुत ही बड़ा मामला सामने आ गया है। उधर चीफ जस्टिस और कानून मंत्री किरण रिजिजू के बीच जो बातें चल रही थी उस पर पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने भी एंट्री मार दी है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस के रवैये को लेकर बॉलीवुड में भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है, जिसमें कांग्रेस के शासन वाला एक राज्य भी लपेटे में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से संबंधित कई मामलों पर हम विस्तार से बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर भी बड़े एक्शन की तैयारी शुरू होती हुई नजर आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी के खजाने पर। इसके साथ ही दिल्ली में उमड़े हजारों किसानों की भी बात करेंगे कि क्या एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है। और अंत में बात करेंगे इनकी। वैसे तो मैं इनकी बात कभी करना नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी बात सुनने लायक ना हो उसकी बात क्या की जाए। लेकिन आज बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े भटकाऊ प्रवक्ता इस बार बड़े लपेटे में जाएंगे। और सवाल यह है कि क्या बहुत जल्द संबित पात्रा जेल में नजर आएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक बात और बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि सर उस मुद्दे पर चर्चा नहीं की, जबकि एक दर्शक ने जिस वीडियो में कमेंट करके ये सवाल किया था, मैंने उसी वीडियो में उस मुद्दे की चर्चा की थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही कमेंट करके कहा कि सॉरी, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा था, और कमेंट कर दिया। यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे वीडियोज में कई सारे खबरें होती हैं। हालांकि थंबनेल में एक खबर का ही जिक्र होता है, क्योंकि सब कुछ थंबनेल में तो नहीं लिखा जा सकता। कहना बस इतना है कि वीडियो को अंत तक देखा करिए और ध्यान से सुना करिए। यदि हमें पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए यदि आप हमारे प्रयासों में सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाला मामला समझ लेते हैं। कई मुद्दों पर बात करनी है। केंद्र की मोदी सरकार पिछले कई सालों से लगातार भारत की न्याय व्यवस्था पर एक के बाद एक जबानी हमले किए जा रही है। मोदी सरकार और उनके मंत्रियों का कहना है कि जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारा अपना विचार है और कानून मंत्री का अपना विचार हो सकता है। वहीं उसी कार्यक्रम में अलग समय पर बोलते हुए कानून मंत्री ने यहां तक कह दिया कि कुछ पूर्व जज भारत विरोधी गैंग बन गए हैं और जजों को कीमत चुकाने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद इस मामले में पूर्व जज मदन लोकुर की एंट्री होती है। उनका कहना है कि कोई यहां भाषण दे रहा है, कोई वहां भाषण दे रहा है, अरे आमने सामने बैठकर पूरी बात क्यों नहीं निपटा लेते। पूर्व जज ने एक पुराने मामले को याद करते हुए जनसत्ता से बातचीत में कहा कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, कोई मामला अटक गया था, चीफ जस्टिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया, हम लोग चाय पर बैठे, बातचीत हुई, चाय का कप अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मामले का निदान हो गया। लेकिन आज कोई यहां भाषण दे रहा है, कोई वहां भाषण दे रहा है। अच्छा तो ये होता कि आमने सामने बैठकर मामले का निपटारा कर लेते। बेकार में इतना तनाव क्यों पैदा किया जा रहा है। भारत में कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में परीक्षा में नकल की वजह से इंटरनेट बंद करने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यानी कि राज्यों में बार बार राज्य सरकारें जो इंटरनेट का शटडाउन कर देती हैं उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई के लिए सहमत भी हो गया है। अब देखना यह है कि इंटरनेट शटडाउन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। वैसे इंटरनेट को शटडाउन कर देना मोदी सरकार का भी एक मजबूत हथियार बनकर सामने आया है। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट किस मामले में क्या कहता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और गंभीर मसले की जिसे लेकर देश में बुद्धिजीवी वर्ग काफी चिंतित रहता है। वो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंदीदा राजनीतिक दल को भेंट कर सकता है, यानी दान कर सकता है। लेकिन बाद में यही इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में साफ सुथरी सियासी फंडिंग का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आने लगा। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में यह लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि भारत में सियासी दलों के जो पैसे जुटाने का संदेहास्पद तौर तरीका है उसमें सुधार लाया जा सके, मगर हुआ इसके उल्टा। वैसे भी मुझे याद है संसद में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पारदर्शिता बढ़ेगी चुनावी चंदे की, जबकि मामला एकदम उल्टा साबित हुआ। और साबित होता भी क्यों नहीं, ऐसे प्रावधान ही थे उसमें। वहीं जब साल 2019 से 2021 के दौरान खरीदे गए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि बिके हुए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 2/3 हिस्सा सिर्फ बीजेपी को मिला था। इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मात्र 9% बॉन्ड मिला था। यह आंकड़ा 2019 से 2021 के बीच का है,
यदि आप 2018 से 2022 के बीच के आंकड़ों की बात करेंगे तो खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 57% चुनावी बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला। 9,208 करोड़ रुपए में से 5,270 करोड़ रुपए केवल और केवल बीजेपी को दान में दिए गए। एक तरफ जहां बीजेपी को 57% मिला, वहीं कांग्रेस को मात्र 10% और तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, उसे 8% मिला। और इतना ही नहीं, यदि आप गुजरात की बात कर लें तो आपकी आंखें और भी ज्यादा चौंधिया जाएंगी। 5 साल में मिले चंदे का 94% हिस्सा केवल और केवल बीजेपी के खाते में गया। बाकी के 6% में सारे विपक्षी दल सिमट गए। अमर उजाला की रिपोर्ट को देखिए, बीजेपी को जहां 163 करोड़, कांग्रेस को मात्र 10.5 करोड़, आम आदमी पार्टी को 32 लाख और बाकी सभी को 20 लाख रुपए मिले थे। वैसे चर्चा इस बात की भी होती है कि जब मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड ला रही थी तब किसी भी पार्टी ने शायद इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी और शायद इसी वजह से चुनावी बॉन्ड का उस तरीके से विरोध भी नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर 11 अप्रैल को सुनवाई की बात रखी है और इस तारीख पर इस बात की भी सुनवाई की जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला संविधान पीठ को भेजा जाए या फिर नहीं। हमारे देश में सारे के सारे चुनाव आए दिन जबरदस्त तरीके से महंगे होते जा रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक प्रचार प्रसार करती है और उसकी कंपटीशन में बाकी राजनीतिक दल जिस तरह से चुनाव में पैसा फूंक रहे हैं, ऐसे में चुनावी बॉन्ड जैसी पर्दे वाली चीजें लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। जानकारों का मानना है कि यदि चुनावी बॉन्ड जैसी स्कीम को सुप्रीम कोर्ट कायदे से जांच करके लोकतांत्रिक तरीके से इस पर एक्शन लेता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा फेरबदल कर सकता है और इससे सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर सी बात है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, झटका भी उसी को लगेगा। लेकिन चुनावी बॉन्ड का मामला जब भी आता है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस नियम के तहत किस राजनीतिक दल को किसने कितना पैसा भेजा, पैसा कहां से भेजा गया, इन सब बातों की जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी व्यवस्था कैसे कह दिया, यह बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आपको आई हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वहीं पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने जब मोदी सरकार का बंद लिफाफा लौटा दिया और कहा कि यह तरीका बदलने की जरूरत है। बॉलीवुड के कलाकार हैं KRK, उन्होंने लिखा है कि अब यह निश्चित हो चुका है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, न तो उन्हें इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाएगा और न ही वो गवर्नर बन सकते हैं। उन्होंने ये बातें तंज करते हुए लिखी है। जैसा कि आपने पिछले सालों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद कोई राज्यसभा भेज दिया जाता है, कोई कहीं का गवर्नर बन जाता है और कोई किसी बड़े संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। पहले बात कर लेते हैं किसानों की, फिर बात करेंगे इनकी। दिल्ली में किसानों का जबरदस्त आंदोलन तो आपको याद ही होगा। लगभग 1 साल के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लिया। खुद प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। लेकिन इन कानूनों के वापस होने के साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों से और भी कई वादे किए थे। अब 16 महीने बीतने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार किसानों से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसी वजह से एक बार फिर से किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन के सदस्य सोमवार को राजधानी दिल्ली में जुटे हुए हैं और महापंचायत कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को किसान महापंचायत शुरू हो गई। किसान एमएसपी की इन बातों को लेकर अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने वाला है। जैसा कि किसान नेताओं का कहना है कि यह वाला विरोध उससे भी बड़ा होगा। कुल मिलाकर एक बात तो साफ नजर आती है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ अपनी जबान पलट दी है। पिछले आंदोलन को खत्म कराने के लिए वादे तो बड़े बड़े कर दिए गए, लेकिन बात जब निभाने की आई तो पीछे हट गई सरकार। अब देखना यह है कि किसी बड़े आंदोलन से पहले मोदी सरकार किसानों की मांग को पूरी कर देती है या फिर किसान आंदोलन पार्ट 2 होकर ही रहेगा। पिछले 8-9 सालों में आपने लगातार इन महाशय को टीवी पर देखा होगा। इन्हें एक चीज में महारत हासिल है और वो है ध्यान और मुद्दा भटकाने की कला। यदि आप इनसे कहेंगे कि देश में बेरोजगारी बहुत है तो ये कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था। यदि आप इनसे कहेंगे कि देश में महंगाई बहुत है तो ये तुरंत जवाब देंगे कि पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो है। यदि आप इनसे कहेंगे कि देश में नफरत बहुत बढ़ गई है तो कहेंगे कि अफगानिस्तान का देख लो, वहां तालिबान का कब्जा हो गया। कुल मिलाकर मुंह खोलना और भक्त से बोलना, कुछ भी बोलना इनकी आदत में शुमार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं बेचारे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के साथ उनकी मुठभेड़ तो आपको याद ही होगी। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दम भर रहे थे, लेकिन जब इनसे पूछ लिया गया कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं तो मालूम नहीं था। पिछले दिनों इन्होंने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। मीर जाफर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जिस वक्त बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, मीर जाफर उनका सेनापति हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर
सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बंगाल का नवाब बन गया। ऐसे में मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि नवाब बनने के लिए उसने अपने नवाब के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर माफी की मांग करते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी और तुलना ही नहीं की, उन्हें सीधे सीधे मीर जाफर बुलाया भी। और संबित पात्रा ने कह दिया कि मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। आज की राजनीति के मीर जाफर है राहुल गांधी। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए और जो राहुल ने किया है लंदन में, वो ठीक वैसा ही है। शहजादा नवाब बनना चाहता है, आज के मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी शहजादे। वैसे कांग्रेस को यहाँ एक और आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। ये शहजादा शब्द किसके लिए? राहुल गांधी किसी राजा के लड़के हैं क्या? क्या भारत में कोई राजा है अभी? क्या राजीव गांधी भारत के राजा थे? नहीं, वो चुने हुए प्रधानमंत्री थे। फिर संबित पात्रा किस हैसियत से राहुल गांधी को शहजादा बुला रहे हैं? इसे लेकर अब कांग्रेस में गुस्सा पनपने लगा है। आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात तो सही है, यदि प्रधानमंत्री का नाम गलती से गलत ले लेने पर पवन खेड़ा को जहाज से उतार कर गिरफ्तार किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट दखल ना देता तो पवन खेड़ा आज भी जेल में होते। तो फिर सरेआम जानबूझकर राहुल गांधी को देश का गद्दार बताए जाने पर एक्शन तो होना ही चाहिए और बड़ा वाला होना चाहिए। वैसे जिस लहजे में पवन खेड़ा ने कार्रवाई का संकेत दिया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में संबित पात्रा भयंकर लपेटे में आ सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी ने तो कांग्रेस प्रवक्ता की गिरफ्तारी असम पुलिस से करवाई थी, अब कांग्रेस संबित पात्रा की गिरफ्तारी के लिए कौन से स्टेट की पुलिस भेजती है। हालांकि इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जब इस तरह की छोटी छोटी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुहर लगाती है कि उनके पास असली मुद्दों और असली मामलों पर जवाब देने के लिए, सवाल करने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी से माफी मंगवाना चाहते हैं और वही राहुल गांधी जब संसद में लंदन में दिए गए अपने भाषण पर जवाब देना चाहते हैं तो उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि माफी गलतियों के लिए मांगी जाती है, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच है, तो फिर माफी मांगने की कोई बात ही नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।